नमस्कार। KSNIT ग्रुप के YouTube चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कराएंगे रिपेयर और मेंटेनेंस बिल्डिंग का पार्ट 6। ठीक, पार्ट 6 में क्या है, भवन दोष के उपतांडक उपाय, यानी कि जो मेरे डिफेक्ट्स हैं उस डिफेक्ट्स को कैसे सही तरीके से, ढंग तरीके से कैसे उसको बना सकते हैं। ठीक, पहला पॉइंट है मेरा प्रिवेंट मेंटेनेंस कंसिडरेशन। ठीक, बिल्डिंग को कैसे प्रिवेंट हम कर सकें, उसका कैसे इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, जैसे भवन के विभिन्न कंपोनेंट्स प्रकार के दोष को पता करना, उसके निवारण, उसके मेंटेनेंस के खोज करके और उसको तुरंत वहां पे उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सब क्या है इसके अंदर प्रिवेंट के अंदर आते हैं। और ऐसी योजना बनाना है कि ताकि जो 1 या 2 दिन के अंदर रिपेयर और मेंटेनेंस हो सके, और उसके बारे में हमको पूरी रिपोर्ट और एस्टिमेट हमको तैयार करना है। ठीक, तो पहले जो रिपोर्ट हम तैयार करेंगे कि भवन की मेरी लोकेशन कहाँ है। ठीक, लोकेशन कहाँ है, लोकेशन पता करेंगे किस लोकेशन पे मेरा वो बन रहा है। ठीक, डेट ऑफ किस टाइम पे कंस्ट्रक्शन मेरा कंप्लीट हुआ, उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, उसकी प्रेजेंट कंडीशंस क्या है, उस बिल्डिंग की प्रेजेंट कंडीशंस क्या है, उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करना। ठीक, मेजर रिपेयर एंड रूटीन मेंटेनेंस जॉब फॉर शेड्यूल्ड टाइम्स ऑफ देयर रिक्वायरमेंट परफॉर्मेंस। ठीक, जो भी मेरे कॉस्ट आएंगे उसके बारे में पता करना, और उसके मेंटेनेंस के जॉब, जो उसके जॉब्स हैं, यानी जो जिस पार्ट का मेंटेनेंस हमको करना है उसके कौन कौन से जॉब्स हैं। जैसे कोई हमारा पेंट है तो पेंट का जॉब देखिएगा, जिसका प्लास्टर काम है वो प्लास्टर का जॉब देखेगा, वो उसको हमको शेड्यूल तैयार करना। नेक्स्ट है मेरा बजट, कितना रिपेयरिंग और मेंटेनेंस में कितना वो बजट लग रहा है। चेक लिस्ट विच हैज बीन प्रिपेयर्ड आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ द बिल्डिंग, यानी वो चेक लिस्ट तैयार करना है कि जो भवन की निरीक्षण कर रहे हैं उसका क्या टाइम होनी चाहिए, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगेंगे उसके बारे में हमको रिपोर्ट तैयार, यानी कि जो मेरे ये 8 पॉइंट हैं, ये 8 चेक लिस्ट हैं और बिल्डिंग के रिपेयर और मेंटेनेंस के जॉब के कारण। ठीक, नेक्स्ट है मेथड ऑफ सरफेस प्रिपरेशन। जो सरफेस प्रिपरेशन है उसको हमको तैयार करना। ठीक, तो पहला जो मेथड है जो मेरा है वो है मेरा केमिकल क्लीनिंग, स्टीम क्लीनिंग, सॉल्ट ब्लास्टिंग, सैंड क्लीनिंग, वैक्यूम क्लीनिंग एंड एसिड क्लीनिंग। ठीक, ये क्या है मेरा सफाई का है कि जो सरफेस है वो सरफेस को हम कैसे साफ करें। कुछ केमिकल एजेंसीज होती हैं, उस एजेंसी के कारण हम उसकी हम सफाई करते हैं। जैसे कि सीमेंट केमिकल, ठीक, केमिकल का एक हॉट वाटर सॉल्यूशन का फ्लोट करेंगे जिसमें TSP या डिटर्जेंट डाल के हम क्या करेंगे, केमिकल घोल बना के, और जिस सरफेस को हमको साफ करना है वहां पे क्या करेंगे, उसकी हम क्लीनिंग करेंगे। दूसरा है मेरा स्टीम क्लीनिंग। ठीक, स्टीम क्लीनिंग क्या है, एक तरह का मेरा स्टीम है, भाप है,
भाप के कारण हम क्या करेंगे, प्रेशर के माध्यम से जहां जहां मेरा डिफेक्ट्स होंगे वो डिफेक्ट्स को वहां पे क्या करेंगे, डाल के उसको हम साफ करेंगे। नेक्स्ट है मेरा है शॉर्ट ब्लास्टिंग। ठीक, शॉर्ट ब्लास्टिंग क्या है मेरा है, सेंट्रीफ्यूगल शॉर्ट ब्लास्टिंग एक पारंपरिक साफ धूल मुक्त विधि है। ठीक, यानी कि शॉर्ट ब्लास्टिंग क्या है मेरा, बाकी में क्या हम आप केमिकल यूज कर रहे हैं वहां पे कुछ ना कुछ वाटर आएंगे, स्टीम का यूज करेंगे वहां पे हम क्या करेंगे, भाप आएगा मेरा। लेकिन शॉर्ट ब्लास्टिंग में क्या है मेरा, उसमें कोई भी धूल वगैरह नहीं होगी और जो मेरी कठोर सरफेस है, जो दानेदार टेक्सचर बनी है, उस टेक्सचर को साफ करेगा मेरा शॉर्ट ब्लास्टिंग माध्यम से। और जो भी मेरी गंदगी होगी उस गंदगी को क्या करेंगे, बाहर फेंक देंगे और उससे क्या मेरा वो साफ हो जाएगा। ये हो गई मेरी शॉर्ट ब्लास्टिंग का हो गया। दूसरा है मेरा सैंड ब्लास्टिंग। सैंड ब्लास्टिंग यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बालू लेंगे और बालू सैंड ब्लास्टिंग यहाँ बालू हो गया। ठीक है, इस विधि में क्या करेंगे, जो मेरी इस विधि में तैयार करने के लिए एक खनिज एग्रीगेट को फिर क्या करें, हाई वेलोसिटी स्टीम के माध्यम से जो मेरे डैमेज पोर्शन है, जो मेरे डैमेज पोर्शन हो सकते हैं ड्यू टू द एटमॉस्फेयर कारण, जहाँ पे मेरा जंग लग गया उसकी उनको सफाई करना, तो वहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर से क्या करेंगे, सैंड ब्लास्टिंग का यूज करेंगे और उस मेथड से क्या करेंगे, जो मेरे कंटेनमेंट्स होंगे, जो छोटे छोटे छेद होंगे, वो छेद क्या होंगे मेरे वो साफ हो जाएंगे। नेक्स्ट है मेरा है वैक्यूम क्लीनर। एक वैक्यूम क्लीनर क्या है मेरा, एक तरह का एयर ब्लास्टर है। हवा के प्रेशर से जो मेरी गंदगी है, गंदगी कुछ भी हो सकती है, वो जो मेरे डस्ट पार्टिकल जमे हो या जो मेरे आयरन पे कुछ ऑयली पोर्शन हो, उस पोर्शन को क्या करेंगे, वैक्यूम के माध्यम से हम क्या करेंगे, उसको साफ करेंगे और वो अगर साफ हो जाएगी तो उसके पर कोई भी कोटिंग वगैरह हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एसिड। ठीक, एसिड क्या एक रफ बना देगा हमारा, जो भी मटेरियल होगा उसमें क्या है, तरह का खुदरा पोर्शन बनाएगा और जिसके कारण जो भी मटेरियल है वो साफ हो जाएगा और साफ होने के बाद जो भी हम उसके ऊपर कोटिंग करेंगे वो हम कोटिंग कर सकते हैं। एसिड में क्या है मेरा है, एक टाइप का एसिड होगा, तो एसिड क्या है, किसी भी चीज पे सरफेस पे डालेंगे तो क्या होगा, उस पर बुलबुला उठेगा। जब बुलबुला उठेगा तो जो भी गंदगी होगी, जो छेद के अंदर गंदगी गई होगी, वो गंदगी क्या होगी मेरी, वो बुलबुले के कारण क्या होगा मेरा, वो बाहर निकल जाएगा और उसके ऊपर हमको जो भी कोटिंग करना होगा वो हम कोटिंग वगैरह उस पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉमन मेथड ऑफ क्रैक्स। ठीक, मेथड क्या है मेरा है कि बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण वेल्डिंग में क्रैक्स हो सकती है। ठीक, क्रैक्स वेल्डिंग हमेशा बना रहेगा। यदि क्रैक्स का मूल कारण उसका हीट के कारण है तो वहां पे क्या करेंगे, इस वाले कैटेलिज्म को रोक सकते हैं। परंतु क्रैक्स के कारण यदि फाउंडेशन से या सेटलमेंट से हो रहा है तो वो क्रैक आगे बढ़ता जाएगा। यानी कि जो तुम्हारा इंटीरियर पोर्शन है, इंटीरियर पोर्शन में अगर क्रैक्स डेवलप होता है तो उस क्रैक को हम सही कर सकते हैं। लेकिन अगर वो क्रैक्स फाउंडेशन से स्टार्ट हो रहा है तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि फाउंडेशन को तोड़ के उसको हम सही कर सके। ठीक, तो उसके जो क्रैक्स आएंगे वो क्रैक्स का मेरा एक मेंटेनेंस है मेरा इपॉक्सी में इंजेक्शन। ठीक, एक टाइप की इंजेक्शन होती है जो मेरी क्रैक्स होती हैं, तो उस क्रैक्स को पहले फाइंड करना होता है कि जो मेरी क्रैक्स आ रही हैं वो क्रैक्स की थिकनेस कितनी है और
लेंथ कितनी है। ठीक, वो चीज फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, इंजेक्शन के माध्यम से, इपॉक्सी के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसके अंदर केमिकल डालेंगे, तो ये केमिकल अंदर जाके ये सारे जो क्रैक्स है वो फिल कर देगा। दूसरा है मेरा ग्रोविंग एंड सीलिंग। ठीक, ये भी एक तरह का क्रैक का सीलिंग पोर्शन को कम करता है। ग्लोविंग करेंगे और वहां पे क्या करेंगे, उसको सील कर देंगे ताकि जो क्रैक्स हैं वो क्रैक्स वहां पे मेरा वो रुक जाए। नेक्स्ट है स्टिचिंग। स्टिचिंग यानी वो सिलाई करना। भाई सिल तो सकते नहीं है, लेकिन जब हमारे ज़्यादा कहीं क्रैक्स आ रही हैं, मान लो कोई स्लैब है या कोई बीम है या कॉलम है, उसमें हम स्टिचिंग कर सकते हैं ड्यू टू द रेनफोर्समेंट के कारण। रेनफोर्समेंट से क्या करेंगे, जो मेरे कॉलम्स होंगे उसको क्या करेंगे, स्टिच करके, और वहां पे क्या करेंगे, एपॉक्सी या ग्लूइंग से इसको सील कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा फ्लेक्सिबल सीलिंग। फ्लेक्सिबल सीलिंग यानी कि एक टाइप का लचीला टाइप का सीलिंग है। मान लो कहीं क्रैक्स ज्यादा बढ़ती है, ठीक, तो वहां पे क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल सीलिंग लगा देंगे ताकि क्रैक्स बढ़ेगा तो जो सीलिंग है वो फ्लेक्सिबल है, उसमें खिंचाव बनेगा तुम्हारा, तो क्रैक्स क्या होगा मेरा। मान लो यहाँ पे हम फ्लेक्सिबल सीलिंग का हम यूज करेंगे, अगर ये चीज ज्यादा स्ट्रेच होगा ये भी क्या होगा मेरा, वो फैलेगा तुम्हारा, तो यहाँ पे जो गैप है वो गैप क्या होगा मेरा, पैक रहेगा मेरा। दूसरा है मेरा एडिंग रेनफोर्समेंट। ठीक, रेनफोर्समेंट भी हम इसको ऐड कर सकते हैं ज्यादा क्रैक्स ज्यादा होने। नेक्स्ट है हमारा ड्राई पैक मॉर्टर। ड्राई पैक मॉर्टर यानी कि सूखा चीज, जैसे हम ग्राउंडिंग करते हैं तो ग्राउंडिंग में क्या होगा मेरा, बिल्कुल ड्राई पोर्शन लेते हैं ना कि वेट लेते हैं, तो ग्राउंडिंग क्या होगा मेरा, वो ड्राई पाउडर फॉर्म से इसको हम ग्राउंडिंग कर देंगे। तो ग्राउंडिंग जब करेंगे तो क्या पाउडर फॉर्म है, तो पाउडर क्या होगा, नीचे सेटल डाउन होगा। ठीक, और जब इसके ऊपर वाटर ऐड करेगा तो वो एक टाइप का वो सीलेंट को क्रिएट करेगा और उसको जाम कर देगा। नेक्स्ट है मेरा ग्राउंडिंग। ठीक, ग्राउंडिंग क्या होगा मेरा, किसी चीज को तोड़ के फिर उसमें क्या करेंगे, जो भी मेरे सीलेंट का एजेंट्स होंगे सील करने के लिए, वो हम सीलेंट वहां पे लगा के ग्राउंडिंग के माध्यम से सील कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है ड्राई पैक मॉर्टर। ठीक, ये हमने क्या होता है, तो एक टाइप का सूखा टाइप का होता है, जैसे हमने फिगर बनाया था, यहाँ पे ड्राई पाउडर डाल दिए मॉर्टर का, और उसको क्या करेंगे, टेम्पर के माध्यम से उसको टेम्पर करके उसको टाइट पैक कर देंगे, तो पाउडर फॉर्म नीचे सेटल डाउन होगा और हार्ड बनेगा। जब हार्ड बनेगा तो क्या, जो मेरे क्रैक्स हैं वो क्रैक्स को क्या करेगा, वो फिल कर देगा। जब वो पानी उसके ऊपर जाएगा तो फिल कर देगा। नेक्स्ट है डिफरेंट स्टेप ऑफ रिपेयरिंग ऑफ करोजन ऑफ द स्टील। अब स्टील में जो करोजन क्रिएट करता है, ठीक, तो करोजन क्रिएट होने के बाद जब जंग लगेगा तो सरिया कटेगी तुम्हारी, जब सरिया कटेगी तो क्या मेरा वो लूज फिटिंग होगी तुम्हारी। ठीक, तो आरसीसी का एलिमेंट क्या होगा, ढीला हो जाएगा, और जब ढीला होगा तो वहां पे गैपिंग क्रिएट करेगा, जिसके कारण वहां पे वाटर एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा। नेक्स्ट है कंक्रीट एलिमेंट के कवर को ध्यान रखना। जो हम कवर प्रोवाइड करते हैं, रेनफोर्समेंट है तो क्या करते हैं, नीचे क्या करते हैं, कवर प्रोवाइड करते हैं, ताकि जब शटरिंग खोलें तो हमको सरिया दिखे ना। ठीक, इसलिए यहाँ पे क्या कवर लगाते हैं ताकि सरिया को ऊपर करते हैं, जब ऊपर होगा तो नीचे गैपिंग होती है, यहाँ भी मोटार भराएगा, जो शटरिंग खोलेंगे तो सरिया को वहां से हमको दिखेगा नहीं, और सतह काफी मेरी मजबूत रहेगी। प्रबल की सतह को सभी प्रकार के ढीले और क्षैतिज कंक्रीट में वाटर ब्रशिंग से साफ करना। जो मेरी वायर ब्रश होती हैं उस सरफेस को साफ करके वहां पर क्या करेंगे, जो भी हमको केमिकल एजेंसी लगानी होगी वाटर प्रूफिंग का, या जो हमको रिपेयरिंग करना होगा वो रिपेयरिंग वहां पे आसानी से हो सकता है।
प्रबल को पूर्णतः साफ करना अर्थात क्षतिग्रस्त स्टील लगे जंग को, निशान को सैंड पेपर या केमिकल द्वारा या वायर ब्रश के द्वारा उसको साफ करना। जो भी मेरा स्टील से रिलेटेड होगा या आयरन से रिलेटेड होगा, अगर वहाँ पे करोजन लगा होगा तो सैंड पेपर या केमिकल या वायर ब्रश के माध्यम से उस सतह को साफ करके वहाँ पे इसको प्रोटेक्ट सरफेसिंग बनाना होगा। कंक्रीट के सीमावर्ती क्षेत्र की समग्र कैविटी को वाश करना और संतुलित करना, यानी जो भी कंक्रीट या रेनफोर्समेंट का जो भी पोर्शन जंग लगा हो उसको अच्छी तरह से साफ करना, केमिकल से चाहे सैंड पेपर से चाहे वायर ब्रश से उसको साफ करके उसको सही करना और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेरी प्रोटेक्टिंग कोट होगी उसको अप्लाई करना। रिपेयर वाटर लगाने के पूर्व सभी जल का निकालना, यानी जो भी हम रिपेयर कर रहे हैं जहाँ पे मेरा वाटर प्रूफिंग या वाटर जहाँ पर रिएक्टेड हो रहा होगा वहाँ पे क्या करें, जितने भी जल होंगे पानी जमा होगा उस जिस सतह को पूरा साफ करना, पानी को बाहर निकाल के तब वहाँ पे क्या करेंगे, जो उनको मोटार लगाना हो मोटार को वहाँ पे लगाएंगे। इपॉक्सी रेजन से सभी प्रकार के क्रैक्स को भरना और बॉन्ड कोटिंग करना। जहाँ जहाँ मेरे क्रैक्स होंगे, क्रैक्स जनरली कहाँ हो सकते हैं, जहाँ पे मेरे सीलन होंगी या वाटर जमा होगा वहीं पे मेरे क्रैक्स को डेवलप करेगा, तो पानी को पहले साफ करना। और जहाँ मेरे क्रैक्स होंगे वहाँ पे इपॉक्सी केमिकल को यूज करके जितने भी क्रैक्स होंगे सारे क्रैक्स को हमको फिल करना और उसकी तरीके से बॉन्डिंग को बनाना है। जहाँ जहाँ पैचिंग होगा पैचिंग के माध्यम से रिपेयर करके उसके मोर्टार को लगाएंगे। ग्रेविटी सतह को पैचिंग करके कंक्रीट और मोर्टार को लगाना। स्टील सेक्शन को जो भी मेरे हाथ हो रहे हैं उससे अधिक स्टील लगा के उसके फ्यूचर के बारे में उसकी स्ट्रेंथ को गेन करना। ग्रेविटी को पूर्णतः रिपेयरिंग मोर्टार और कंक्रीट भरने, चाहे वो रॉड मेटल या कंपोनेंट के साथ से इसको ठोस बनाना। जो भी हम केमिकल यूज कर रहे हैं क्रैक्स के में फिलअप कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से उसको पैक करना। कोटिंग लगा के तैयार की सतह को सही करके फिनिशिंग करना। जब ये चीज सब कुछ सेटिस्फाइड होंगे तो तभी क्या होगा, मेरे वो जो मेरे स्टील के सेक्शन होंगे वो सेक्शन क्या होगा, मेरे वो सही होंगे। नेक्स्ट है मेरा ओपन टॉप प्लेसमेंट। ठीक, यानी ओपन टॉप यानी कि खुला चीज। एक ओपन टॉप प्लेसमेंट तकनीक विधि का हॉरिजॉन्टल अधिकांश रूप से गहराई रिपोर्ट तैयार करना, यानी कि ये ओपन टॉप में मेरा जो मेरे क्रैक्स हो रहे होंगे, ठीक, उस क्रैक्स के बारे में हमको रिपोर्ट तैयार करना कि कितने mm की थिकनेस की क्रैक है या कितना वो गहराई का क्रैक्स है, उसके बारे में हमको रिपोर्ट तैयार करना। और उस रिपोर्ट तैयार करने के बाद जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका सही कंपोनेंट तैयार करके उस क्रैक्स को हमको फिलअप करना। ठीक, जैसे यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं। ठीक, ये फिगर क्या है तुम्हारा कैप है जिसके कारण एयर लेके आएगा, ये तुम्हारा स्लैब हो गया। और ये स्लैब की क्या करेंगे, रिपेयर हम कर रहे हैं। ठीक, रिपेयर करने के बाद यहाँ पे क्या फनल है, इस फनल से क्या करेंगे, ग्राउंडिंग करेंगे और ये क्या होगा पूरा भरेगा और ये पोर्शन छेद भर जाएगा मेरा। जब ये छेद भर जाएगा तो क्या मेरा ये क्या मेरा ये ओपन टॉप है। ठीक, ओपन टॉप यानी जो छत पोर्शन है या जो रूफ पोर्शन है वहां पे अगर कुछ गैपिंग या क्रैक्स आ जाती हैं तो वहां पे क्या करेंगे, फनल के माध्यम से क्या करेंगे, स्लैब की हम रिपेयरिंग वगैरह हम वहां पे कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्या है इसके एडवांटेज, यानी टॉप से बॉटम की गहराई में उसकी लाभ और हानि। ठीक, तो पहला विधि क्या है, कंक्रीट के फीड करने के लिए पंप की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मटेरियल क्या है पंप करेंगे नहीं, क्योंकि टॉप फर्नेस से डालना है। तो ग्रेविटी के कारण क्या वो जहां जहां मेरा छेद होगा वहां वह तरल पदार्थ जो फ्लूइड होगा वो आराम से भर जाएगा। ठीक, फिलिंग ऑफ द फ्लैंगल आराम से वो भर जाएगा मटेरियल, क्योंकि फनल के माध्यम से डाल रहे हैं तो क्या वो आराम से वो छेद के अंदर वो फिलअप कर जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है, ड्रिल की हुई वांछित स्थान पे नहीं पहुंच पाना। मान लो कोई चीज छेद है छतों पे, अगर वहां पे ड्रिल कर रहे हैं तो ड्रिल करने पे क्या होगा, कभी कभी वो आर पार छेद होगा, या छेद करने पे कभी कभी होता है मेरा वो स्टील को भी वो डैमेज कर देगा। जब स्टील डैमेज हो जाएगा तो जो स्लैब हो या बीम हो या कॉलम हो वो मेरा वो डैमेज हो जाएगा। होल को ड्रिल करने से लागत बढ़ती है। मान लो कोई हम छेद कर रहे हैं, अगर छेद करके ग्राउंडिंग करेंगे तो उसकी क्या होगी, मेरी कॉस्ट मेरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और यहाँ पे क्या है मेरा पतले मेंबर की हमको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब ड्रिल करेंगे तो हमको जो मेंबर्स होंगे वो मेंबर्स क्या होगी मेरी वो पतला हमको चाहिए। ठीक, ये टॉपिक था कि कैसे इसको हम जो दोष हैं उस दोष को कैसे खत्म कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन था। थैंक यू।